ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जहां तक किया था दैट वाज कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें टोटल सीट्स तो हमारे पास 389 सीट्स थी, जिसमें से हमारे पास 292 सीट्स के लिए इलेक्शंस होते हैं और उसमें हमें क्या देखने को मिलता है 208 सीट्स जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है। और उसके बाद हमें यह भी देखने को मिला था कि जब कांग्रेस ये जीत जाती है सीट्स तो उसके बाद क्या है, जब कांग्रेस ये सीट जीत जाती है तो उसके बाद पहला जो आपकी मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो आपको देखने को मिलती है ऑन 9 ऑफ दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में हमने देखा था कि सच्चिदानंद सिन्हा पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनते हैं। देन सेकंड जो मीटिंग हमारे पास होती है वो होती है 11th ऑफ दिसंबर को 1946 को, जिसमें क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट प्रेसिडेंट है दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको चुना जाता है एज अ प्रेसिडेंट। H.C. मुखर्जी जो है उनको चुना जाता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट। एंड एक मैंने आपको और बताया था दैट वाज B.N. राव, उनको चुना जाता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन मैंने आपको बताया था जो थर्ड मीटिंग होती है, थर्ड मीटिंग होती है कब, 13 दिसंबर 1946 को, और इसमें क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसको रखा जाता है बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यहां पे एक प्रस्ताव रखते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस प्रस्ताव में क्या था, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे, कुछ टारगेट्स बताए गए थे जो हम लोगों ने अचीव करने थे इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते थे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यह लिखा गया कि डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है इंडिया को, और उसके लिए संविधान भी आपको डेमोक्रेटिक बनाना पड़ेगा। सेकुलर कंट्री बनाना है इंडिया को, मतलब धर्मनिरपेक्ष कंट्री, जहां पे क्या है किसी एक धर्म को बाकी धर्मों के ऊपर हावी होने नहीं देना है, सभी धर्मों को एक जैसा ट्रीटमेंट देना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखे गए थे और इसको पास किया गया 22 ऑफ जनवरी को 1947। मतलब अभी तक हमारे देश को आजादी नहीं मिली है, जब हम ये बात कर रहे हैं पूरी वर्किंग हम देख रहे हैं, ये 1946 की है और ये जनवरी 1947 की है। देश अभी आजाद नहीं हुआ है, देश अभी भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, कॉलोनियल देश है हमारा, आप बोल सकते हो। सर इस समय कॉलोनियल राइट्स स्टार्ट हो गए, कौन से राइट्स, जो कम्युनल राइट्स, यस, यहाँ पे जो दंगे फसाद है वो स्टार्ट हो जाता है 47 में जाके, खास तौर पे होता है क्योंकि 47 में ये हो गया था ना कि आपका इंडिया आजाद होने वाला था। 1947 की स्टार्टिंग में ही जो आपके कैलमेंट एटली थे उनके द्वारा अनाउंसमेंट की जाती है कि हम 1948 तक इंडिया को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। बट उससे पहले ही उसको आजाद कर दिया गया, क्योंकि जब इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात की गई तो मुस्लिम लीग को यह हो गया कि अगर इंडिया को इंडिपेंडेंट करने की ये बात कर रहे हैं इट मींस ये लोग पाकिस्तान बनाने के मूड में नहीं है, और अगर एक बार इंडिया हो गया इंडिपेंडेंट उसके बाद पाकिस्तान बनने के चांसेस वर वेरी लेस, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेजॉरिटी थी और इंडिपेंडेंट इंडिया तो बिल्कुल भी पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं था, आप बोल सकते हो। तो यहां पे आजादी से पहले की हम बात कर रहे हैं। अब हमारे पास जो सिनेरियो आता है, सिनेरियो आता है कि जब आजादी हमें मिल जाएगी, जब आजादी मिल जाती है तो आजादी मिलने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले तो हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ थी दैट वाज 389 मेंबर्स। आजादी के बाद मतलब अगस्त 1947 के बाद क्या होता है, जो टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास बचती है दैट वाज 299 मेंबर्स। कितनी बचती है, 299 मेंबर्स। 299 मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये किस तरीके से था, तो यहां पे देखो हमने पहले बात की थी कि 292 सीट्स तो आपने 11 प्रोविंसेस को देनी है, 4 सीट्स आपने 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को देनी है, देन 93 सीट्स आपने प्रिंसली स्टेट्स को देनी है जो अराउंड 560 थी। अब आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या होता है, इन प्रोविंसेस में से कुछ प्रोविंसेस कहां चली जाती हैं, पाकिस्तान में। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं,
जैसे जो सिंध वाला एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो थी, जो कश्मीर के बिल्कुल सामने पड़ती है, वो भी कहां चली गई? पाकिस्तान में चली गई। तो ऑटोमेटिकली क्या है, इसमें से कुछ सीट्स पाकिस्तान में चली जाएंगी। देन इन चार में से एक प्रोविंस थी दैट वाज बलूचिस्तान, वो कहां पे चली गई? पाकिस्तान में। तो ये एक सीट भी चली जाएगी। प्रिंसली स्टेट्स को जो टोटल सीट्स दी थी उसमें से भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स किसके साथ जुड़ जाती हैं? पाकिस्तान के साथ। तो मतलब जो टोटल हमारे पास 389 सीट्स थी, इसमें से कुछ सीट्स जो जहां से आ रही थी वो एरियाज किसके साथ मर्ज हो गए? पाकिस्तान के साथ। तो एट द एंड हमारे पास टोटल कितना बचता है? ओनली 299 सीट्स। कितनी बचती है? 299 सीट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब अगर हम यहां पे बात करें 299 सीट्स हैं, और वर्किंग की जब हम बात करते हैं, देखो काम बहुत बड़ा है। दैट इज इतनी ज्यादा डाइवर्स कंट्री के लिए हमने क्या बनाना है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडिया आज इतना डाइवर्स है, उस टाइम पे भी उतना ही डाइवर्स था। बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है जनता की किससे? नई बन रही सरकार से, नए नए इंडिपेंडेंट हुए इंडिया से आप बोल सकते हो। काम बहुत सारा है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, उस काम को करने के लिए आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 299 मेंबर्स बैठे हुए हैं। अब ये 299 मेंबर किसी भी चीज को डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टॉपिक है कि इंडिया में डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डिस्कस करो इस मुद्दे को। अब 299 बंदे जब किसी चीज को डिस्कस करेंगे, डिस्कस तो चलो हो जाएगा, लेकिन टाइम कंजम्पशन वाज वेरी मच। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम आजाद हो चुके हैं, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि हम वेस्ट करते रहे इतने लोगों से डिस्कस करवा के। हमने क्या किया, इन 299 बंदे जो थे इसमें से हमने क्या, बहुत सारी कमेटीज बना दी। 299 में से 10-10, 15-15 बंदों की हमने क्या कर दी, कमेटीज बना दी कि इन 10 बंदों ने इस मुद्दे को डिस्कस करना है, इन 10 बंदों ने इस मुद्दे को डिस्कस करना है, इस तरीके से। और वही कमेटीज हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी को हम डिस्कस करने लगे थे कि यहाँ पे कौन कौन सी कमेटीज हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम कमेटीज की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी कमेटीज है, तो देखो इसमें, इस फोटो में सारी कमेटीज दी हुई है। इसको आपने लिख लेना है कि हमारे पास कौन कौन सी कमेटीज उस टाइम पे थी। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहली कमेटी, देखो फर्स्ट कमेटी वाज अबाउट यूनियन पावर्स कमेटी। यूनियन पावर्स कमेटी मतलब, क्लिक कर लो या मैं आपको भेज दूंगा, नो इशू, आपको भेज दूंगा, देख लो फिर फिलहाल के लिए इसको। यूनियन पावर्स कमेटी मतलब केंद्र सरकार की पावर्स के बारे में जो कमेटी बात करेगी, उसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एक चीज और याद रख लेना, जितने भी यूनियन के रिलेटेड मामलात होंगे उन सब के हेड कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। देन आपके पास यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मतलब केंद्र सरकार के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कमेटी के हेड कौन है? जवाहरलाल नेहरू अगेन। देन जब हम बात करते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मतलब स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टेट्स के मामलात में कौन आएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिस इज इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास आती है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब वो कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा है उसको प्रिपेयर किया है। और कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा डॉक्टर बी आर अंबेडकर की कमेटी ने किया था, तभी डॉक्टर बी आर अंबेडकर को बोलते हैं फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। फंडामेंटल राइट्स हो गए, माइनॉरिटी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हो गए, इन सब के रिलेटेड जो मामला है उसको कौन सी कमेटी देखेगी? वो कमेटी जिसके हेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मतलब वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू दोनों बड़े इंपॉर्टेंट, अलग अलग तरह की कमेटीज के ये हेड है। मेंबर्स आर डिफरेंट बट हेड्स वर सेम, आप बोल सकते हो। देन अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपके पास मेजर कमेटी है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी है, माइनॉरिटी भी है। खास तौर पे फंडामेंटल राइट्स के लिए जो सब कमेटी बनाई गई उसके हेड थे जे बी कृपलानी। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कमेटी के हेड कौन थे, दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के बारे में पूछते हैं, दैट वाज जे बी कृपलानी। देन इसी तरीके से माइनॉरिटीज के लिए भी सब कमेटी थी जिसके हेड कौन थे? एच सी मुखर्जी।
वही पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट भी था। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी। मतलब जो एक्सक्लूडेड एरिया थे, शेड्यूल एरियाज थे, पिछड़े हुए एरियाज जहां पे जनजातियां रहती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं, उसके जो हेड थे वो कौन थे? गोपीनाथ बरदौले। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम सब कमेटी, असम के अलावा जो एक्सक्लूडेड एरियाज थे उनके मामलात को देखने के लिए जो कमेटी बनाई गई दैट वाज A.V. ठक्कर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज फंडामेंटल राइट्स वाली एंड माइनॉरिटीज कमेटी। सब कमेटीज बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी, देखो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात की जा रही है बट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तो पाकिस्तान के साथ ही मिल गया था, तो मतलब इस सब कमेटी को बाद में खत्म ही कर दिया गया। ये तब बनाई गई थी जब पाकिस्तान इंडिया के साथ था, बाद में इसको क्या खत्म कर दिया गया 47 से पहले। देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, मतलब जो भी रूल रेगुलेशंस बनाने हैं किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑटोमेटिकली ये रूल रेगुलेशन की कमेटी के हेड कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स, स्टेट्स के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई जिसमें क्या है, स्टेट्स के साथ बातचीत की जाएगी, प्रोविंसेस के साथ बातचीत की जाएगी कि उनको क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या उनकी डिमांड्स है। उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये एक तरीके से केंद्र सरकार स्टेट सरकारों से पूछ रही है कि उनकी क्या डिमांड्स। देन हमारे पास स्टीयरिंग कमेटी आती है। स्टीयरिंग कमेटी मतलब सब देखना कि कब मीटिंग होगी, कब मीटिंग नहीं होगी, कब डिस्कशन होगी, कब डिस्कशन नहीं होगी, ये सब मामला कौन देखेगा? जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट है दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगेन। देन फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस स्टाफ मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मामला, उसके फाइनेंस उसके स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं तो अगेन कौन आ जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन ये क्रेडेंशियल्स कमेटी, हाउस कमेटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, एड हॉक कमेटी फॉर नेशनल फ्लैग, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक चीज याद रखना, स्टीयरिंग कमेटी से ऊपर ऊपर मैंने जितनी आपको बताई हैं दोज वर मेजर कमेटीज और वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। माइनर कमेटी में आपके पास 15 कमेटीज है, सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल फ्लैग वाली कमेटी जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके हेड कौन थे? एस वरदाचारी। एस वरदाचारी किसके हेड थे? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आपकी कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपके पास है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस मतलब लैंग्वेज के आधार के ऊपर जो स्टेट्स बनाई जाती थी, उसके हेड कौन थे? एस के धार। और इसी एस के धार के अंदर एक धार कमीशन भी बनाया जाएगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो जब हमारा देश आजाद हुआ हमारे देश में डिमांड खड़ी हुई कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स बना दो, एक लैंग्वेज एक स्टेट, ऐसी डिमांड खड़ी हुई। बट उस डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ रेकमेंडेशंस चाहिए होंगी कि किस तरीके से ये चीज की जाए, तो उसके लिए एस के धार के अंदर एक कमीशन बिठाया जाता है जिसको धार कमीशन बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पंजाब लिंग्विस्टिक स्टेट, इट इज अ लिंग्विस्टिक स्टेट, यस, बट पंजाब बहुत लेटर ऑन हुआ है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मुद्दा तो 1947 में ही हमारे पास था और जो पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी वो बनी थी 1953 में, दैट वाज आंध्रा। पंजाब तो 1966 में जाके बना है, उससे पहले तो और बहुत सारी लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन चुकी थी। पंजाब की फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर है। ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जो है इनको निकाला गया, अलग किया गया। हिमाचल को निकालने का कारण अलग है, हरियाणा को निकालने का कारण इज लैंग्वेज। हरियाणा में हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, पंजाब में पंजाबी स्पीकिंग, इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया। सिटीजनशिप वाली जो कमेटी दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसके हेड कौन थे? एस वल्लभचारी। तो ये कुछ कमेटीज है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ऊपर वाली कमेटीज है, उसको आपने जरूर याद रखना है। नीचे वाली में से जो मैंने आपको 3-4 बताई है सिर्फ उनको याद रख लेना, राइट। इस तरीके से हमारा ये सिस्टम चलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो मेजर मुद्दा आता है दैट इज अबाउट योर ड्राफ्टिंग कमेटी।
तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में लिखो, मैं आपको लिखवाता हूं। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको लिखो। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पता होने चाहिए, तो लिखना इसमें। दिस कमेटी वॉज फॉर्म्ड, दिस कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू प्रिपेयर, this committee was formed to prepare a draft of constitution, to prepare a draft of constitution, comma, comma, it was set up on, it was set up on 29 August 1947, it was set up on 29 August 1947, comma, it consists total 7 members, it consists total 7 members, comma, Dr. B.R. Ambedkar was chairman of this committee, Dr. B.R. Ambedkar was chairman of this committee। अब टोटल हमारे पास 7 मेंबर कौन कौन से, उनके नाम लिख लो। सबसे पहले तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ही एक मेंबर हो गए, प्लस वो चेयरमैन भी हैं कमेटी के। पहले तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हो गए। दूसरे हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, स्पेलिंग देख लेना, एन गोपाला स्वामी, गोपाला स्वामी अयंगर, अयंगर, ये स्पेल एन गोपाला स्वामी अयंगर। देन है अलादी कृष्णा स्वामी अयर, अलादी कृष्णा स्वामी अयर, अलादी कृष्णा स्वामी अयर। देन हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट लिखो, दैट वाज के एम मुंशी, के एम मुंशी। एक चीज और याद रख लेना, अलादी कृष्णा स्वामी अयर एंड के एम मुंशी, ये दोनों क्या थे, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, मतलब ऐसे पर्सन जिनको लॉ की अच्छी खासी नॉलेज थी, आप बोल सकते हो। ठीक है, कौन कौन, अलादी कृष्णा स्वामी अयर एंड के एम मुंशी। इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट आपके थे, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखो, दैट वाज सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। देन आपके पास है एन माधव राव, एन माधव राव, ब्रैकेट में लिख लेना, इन प्लेस ऑफ बी एल मित्रा, इन प्लेस ऑफ बी एल मित्रा, इन प्लेस ऑफ बी एल मित्रा, जिनकी क्या है, इल हेल्थ थी उस टाइम पे, इल हेल्थ। इल हेल्थ की वजह से, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बीमारी की वजह से रिजाइन कर दिया था कमेटी से, तो वो कौन थे आपके, बी एल मित्रा, जिन्होंने रिजाइन किया था बीमारी की वजह से, और उनकी जगह पे किसको रखा गया, उनकी जगह पे रखा गया एन माधव राव को। ये आपने याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं, दैट वाज डीपी खेतान, डीपी खेतान, ये पहले आप ये लिख लो, टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी। फेमस नेम है, मैंने सुना ये। हाँ, सारी फेमस है बेटा ऑटोमेटिकली। ये ऐसे लीडर्स हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे, और इन्होंने बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी मूवमेंट्स अलग अलग लीडर्स के द्वारा स्टार्ट की गई हैं उस टाइम पे। सोशियल रिफॉर्म्स मूवमेंट, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, इसीलिए आपको ये नाम इतने ज्यादा फेमिलियर लग रहे हैं। टी कृष्णामाचारी, ब्रैकेट में लिख लेना, इन प्लेस ऑफ डीपी खेतान, डीपी खेतान
आफ्टर डेथ ऑफ डीपी खेतान, आफ्टर डेथ ऑफ डीपी खेतान। ठीक है, तो यहां पे जो टी कृष्णामाचारी है इसको मेंबर बनाया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी का। किसकी डेथ के बाद? इसके पहले वाले मेंबर डीपी खेतान की डेथ के बाद। दो हैं बीएल मित्र, वो हैं जिन्होंने इल हेल्थ की वजह से क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था। और एक है डीपी खेतान जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह पे किसको रखा गया? टी कृष्णामाचारी को। सिंपल। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 7 मेंबर्स हो गए। तो ये 7 मेंबर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। किसको किसने रिप्लेस किया ये आपको पता होना चाहिए। किसने बीमारी की वजह से रिजाइन किया ये आपको पता होना चाहिए। किसकी डेथ हुई थी ये आपको पता, और कौन था चेयरमैन ये आपको पता होना चाहिए। यही है, लिखवा दिया मैं। पहले लिखने वाला था डीपी खेतान, और फिर मैंने ब्रैकेट में लिखना था कि ही वॉज रिप्लेस्ड बाय दिस पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ डीपी खेतान। मैंने उसको उल्टा करके लिखवा दिया। ठीक है, वो सेम ही चीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हेडिंग देना अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो अडॉप्शन की गई है इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट आप याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया है? तो अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है। किसके द्वारा अडॉप्ट किया जाता है? बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वही असेंबली जिसने इसको लिखा है, आप बोल सकते हो, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है कि संविधान को एनफोर्स कब किया गया है? एनफोर्स का मतलब लागू करना। अडॉप्ट इसको पहले कर लिया था, लेकिन एनफोर्स इसको 2 महीने के बाद किया है। लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। और ये भी किसने एनफोर्स किया? ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर सिंपल लिख सकते हो पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। देखो, देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स बैठे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देश की जनता को। तो एट द एंड अल्टीमेट पावर हमारे देश में जो है दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। सिंपल चीज, राइट? अब क्वेश्चन मार्क यहां पे खड़ा ये होता है कि जब आपने अडॉप्ट इसको कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, तो आपने 2 महीने का गैप यहां पे क्यों डाला? क्योंकि इन दो डेट्स के बीच में क्या है? आपको 2 महीने का 2 मंथ्स का गैप देखने को मिलेगा। अब ये गैप का कारण क्या है? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में चलना पड़ता है। हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं 1929 में, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। देखो, ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, हर साल में एक बार मिलती है, सारे मेंबर्स एक साथ बैठेंगे। 1929 का जो सेशन हुआ, वो सेशन कहां पे हुआ था? वो सेशन हुआ था लाहौर में, जो मशहूर है लाहौर सेशन के नाम से। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये सारी चीजें हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू वाज प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस सेशन में क्या किया गया? इस सेशन में 26 जनवरी, इस सेशन में 26 जनवरी 1930 को, मतलब दिसंबर के बाद जो अगला ही आपके पास मंथ आएगा, क्योंकि ये सेशन कब हो रहा है? दिसंबर में, 1929 के दिसंबर में। 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया जाता है पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। देश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। क्यों डिक्लेयर किया गया था? क्या कॉन्फ्लिक्ट था? ये हम हिस्ट्री में देखेंगे, क्योंकि वो हिस्ट्री का टॉपिक है। बट बात ये है कि इस वाली डेट को ना 1930 से लेके 1947 तक इस डेट को एज अ
पूर्ण स्वराज दिवस मतलब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है, और दिवाली की तरह सेलिब्रेशन करवाया जाता था किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। सर ये एक मांग थी ना पूर्ण स्वराज दिवस? पूर्ण स्वराज मांग थी, उस मांग को पूरा करने के लिए अग्रेशन में आके आप बोल सकते हो कांग्रेस ने अपने आप को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। हुआ नहीं है, कांग्रेस डिक्लेयर कर रही है। और इस डेट को हम ऑलमोस्ट 17 ईयर्स के लिए, 17 सालों के लिए एज अ इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम पहुंचेंगे 1947 में, हमारा इंडिपेंडेंस डे क्या हो जाएगा? 15 अगस्त। तो इस दिन की, इस डेट की इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म ना हो इसीलिए हमने क्या किया? हमने 2 महीने के लिए वेट किया और फाइनली जाके 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। रिपब्लिक डे को? हाँ, रिपब्लिक डे बनाया इस डेट को, जिसको पहले पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से जाना जाता था। देखो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? बताइए। हमारे इंडियन पीपल के लिए 26 जनवरी को वी आर नॉट अंडर एनी फॉरेन। 26 जनवरी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू किया गया, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि इंडिया जो होगा ये एक रिपब्लिक होगा। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री होगी। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हेड होगा ना कंट्री का, वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा। क्योंकि ब्रिटेन को अगर हम देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम को देखते हैं, तो वहां पे जो हेड है वो किंग या क्वीन रहते हैं। किंग या क्वीन, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनार्की। क्या बोलते हैं? हाँ, मोनार्की। जहां पे भी राजा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोनार्की। लेकिन हमने हमारे देश को बनाना है लाइक यूएसए रिपब्लिक, तो हमारे देश का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। हमारे देश का हेड प्रेसिडेंट होता है, एंड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हाउ? इनडायरेक्टली। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? एमएलए इलेक्ट करते हैं, एमपीज इलेक्ट करते हैं। इनको कौन इलेक्ट करता है? देश की जनता इलेक्ट करती है। जनता ने इनको इलेक्ट किया, इन्होंने आगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया, तो मतलब इनडायरेक्टली जनता ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रही है। इलेक्शंस कैसे होंगे वो बाद की बात है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, लेकिन देश का जो हेड है वो इलेक्टेड है, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दैट इज 5 इयर्स के लिए ही वो इलेक्टेड रहता है, ओनली फॉर द 5 इयर्स। सिंपल चीज है, राइट? तो ये चीज हमारे देश को बना दिया जाता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको हम बोल देंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने इस डेट को अडॉप्ट किया, सॉरी लागू किया था। अडॉप्टेड ऑन तो 26 नवंबर बट एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी, इसको हम बोल देंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? एक बुक है। बुक में हमारे पास क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं। बुक में हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। यहां पे हम क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कितने पार्ट्स थे यहां पे? हमारे पास 22 पार्ट्स थे। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया उसमें 22 पार्ट्स थे। आज अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली हमारे संविधान में टोटल 25 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जब अडॉप्ट किया है 1950 में, सॉरी लागू किया है 1950 में, तब 22 पार्ट्स थे। जब इसको आज की बात करते हैं तो यहाँ पे 25 पार्ट्स आपके पास आ जाते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें, हर एक चैप्टर में आपको क्या है? सब पॉइंट्स दिए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1, पॉइंट नंबर 1.1, 1.2, 1.3, यही होता है बुक्स में। यहां पे क्या होगा? हर एक चैप्टर में कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं। हर एक चैप्टर में कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं। और 1950 में अगर हम बात करें, टोटल आर्टिकल्स वर 395। टोटल आर्टिकल्स वर 395। आज की अगर हम बात करें तो अराउंड 470 आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। विद टाइम नए नए आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, नए नए पार्ट्स ऐड किए गए हैं। ओरिजिनल में 395 थे, आज 470 है।
देन हर एक बुक के लास्ट में जाके क्या है, कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन दी होती है, और उस मिसलेनियस इंफॉर्मेशन को हमने यहां पे लिखा है किसकी फॉर्म में, शेड्यूल्स की फॉर्म में, शेड्यूल्स की फॉर्म में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 8 शेड्यूल थे, आज हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। तो 3 चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में, एक तो हमारे पास जब हमने अडॉप्ट किया है 22 चैप्टर थे, 22 चैप्टर्स में 395 आर्टिकल्स लिखे हुए थे, और 8 शेड्यूल मतलब मिसलेनियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए 8 शेड्यूल हमने यहां पे मेंशन किए हैं। आज हमारे पास 25 चैप्टर हैं, 470 के अराउंड आर्टिकल्स हैं, एंड 12 हमारे पास शेड्यूल्स हैं। होता क्या है, इस तरीके से होता है, चैप्टर नंबर 1 इसमें 1 से लेके 4 तक आर्टिकल लिखे गए हैं। चैप्टर नंबर 2 5 से लेके 11 तक आर्टिकल्स लिखे गए हैं। चैप्टर नंबर 3 12 से लेके 35 तक लिखे गए, एंड सो ऑन। सर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मूवेबल नहीं बोला जाता है, अमेंडेबल बोला जाता है। अमेंडेबल का मतलब क्या होता है, चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पहले 22 चैप्टर्स थे, हमने आज कितने हैं, 25, हमने 3 चैप्टर्स ऐड किए हैं, 3 चैप्टर्स को क्या किया है, ऐड किया है। तो मतलब क्या, चेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम। संविधान में आप संशोधन, चेंजेस कर सकते हो, उसको मूवेबल नहीं बोलोगे, उसको आप बोलोगे फ्लेक्सिबल। उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है संविधान में चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमारे पास क्या है, एक मुद्दा खड़ा हुआ, हमारे पास एक मुद्दा खड़ा हुआ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, कि इनको आपने क्या करनी है, 10% रिजर्वेशन देनी है, चाहे जॉब्स हो चाहे एडमिशन हो, हर जगह 10% रिजर्वेशन देनी है। अब रिजर्वेशन के बारे में हमारे संविधान में कहां पे लिखा गया है, आर्टिकल 15 में एंड आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 15 जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के टाइम रिजर्वेशन की बात करता है, और ये जॉब में रिजर्वेशन की बात करता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 में हमने एक नया आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, और यहां पे ऐड किया आर्टिकल 16 क्लॉज 6। ये पहले नहीं थे, इसको हमने ऐड किया। क्यों ऐड किया है, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 क्या प्रोवाइड करेगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन फॉर द एडमिशंस, एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6 क्या प्रोवाइड करेगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन फॉर द जॉब्स। तो मतलब अगर कुछ नए चीज की डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए आप उसको संविधान में ऐड कर सकते हो, और हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को यहां पे ऐड किया है। और छोड़ो, तुम लोग जैसे टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग के एग्जाम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, प्रेजेंटली हमारे देश में राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे किसी अधिकार के बारे में नहीं दिया गया था। आज हमारा जो आर्टिकल 21A है कॉन्स्टिट्यूशन का, यह बात करता है राइट टू एजुकेशन की, और इसको ऐड किया गया है 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट मतलब 86th नंबर वाला जो चेंज संविधान में किया गया, मतलब इससे पहले 85 चेंजेस हो चुके थे, और ये कब हुआ है चेंज, 2002 में। 2002 में 86th अमेंडमेंट की जाती है संविधान की, और इस अमेंडमेंट से एक आर्टिकल ऐड किया गया 21A, जो क्या बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हमारे संविधान में चेंजेस करना पॉसिबल है, तभी हम बोलते हैं कि हमारा संविधान इज फ्लेक्सिबल। हाँ, वो बात करेंगे। बोरोड जो बोल, 2-3 कंट्रीज नहीं, बहुत सारी कंट्रीज है। हमारे संविधान को बोला जाता है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। बोरोड का मतलब क्या होता है कि जगह जगह से आपने आइडियाज लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट की मैं बात करूं, इसका आइडिया हमने यूएसए से लिया है। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करूं तो इसका आइडिया हमने यूके से लिया है। देन अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता हूं तो इसका आइडिया हमने रशिया या उस टाइम के यूएसएसआर से लिया है, राइट। देन अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी की, तो इसका आइडिया हमने आयरलैंड से लिया है।
तो एक नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज है जिससे हमने क्या अलग अलग तरह की चीजों के आइडियाज लिए हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये लिखवाऊंगा बेटा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखवाऊंगा, ये अलग टॉपिक है जिसमें हमने लिखना है। अभी तो आपने पूछा तो मैंने आपको ये बात बताई है, अलग से करेंगे डिटेल में, हर एक चीज आपको पता होनी, लेकिन ये हम करेंगे आफ्टर जब हमने पूरा संविधान पढ़ लिया, तब आपको पता है कौन कौन सी चीजें संविधान में। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि डीपीएसपी आपको पता ही नहीं है डीपीएसपी क्या है, तो कैसे पता करोगे कि कहां से लिया और क्यों लिया। पूरा संविधान पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे किस चीज का आइडिया कहां से लिया। बाकी जब जैसे फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो साथ ही देखेंगे कि यूएसए से आइडिया लिया है, एट द एंड एक लिस्ट भी बना लेंगे, राइट। नेक्स्ट जो आपने हेडिंग देनी है, दैट इज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं आपको प्रीएम्बल दिखाऊं कि हमारा प्रीएम्बल किस तरीके का दिखता है, देखो कोई भी आपकी एनसीईआरटी की बुक हो, एनसीईआरटी की बुक में क्या है, प्रीएम्बल दिया होता है आपके पास, जो प्रीएम्बल है वो दिया होगा आपके पास। राइट तो प्रीएम्बल को देखते हैं हम यहां पे, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने जो ग्रुप में वो भेजे थे वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे? कौन से वाले? एक आपने लिंक भेजा, उसको डिस्कस करते हैं बाद में, ठीक है जी। यहां पे देखो, दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या बात करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रीएम्बल को पढ़ कौन रहा है, पीपल ऑफ इंडिया, हम देश के निवासी, हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। हम देश के निवासी हमारे देश को क्या बनाना चाहते हैं, सोवरेन बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसी कंट्री जिसके ऊपर किसी बाहर की कंट्री का कोई अधिकार नहीं होगा और वो कंट्री अपने अंदरूनी और बाहरी फैसले खुद लेगी, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। नंबर 2 सोशलिस्ट, ऐसी कंट्री जो जनता के हित के बारे में बात करेगी, जहां पे सारे के सारे रिसोर्सेज के ऊपर जनता का अधिकार होगा, मतलब सरकार का अधिकार होगा, जैसे रशिया है, चाइना है, वैसा बनाने की बात कर रही है। देन सेकुलर, सेकुलर मतलब ऐसी कंट्री जहां पे किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों को एक जैसा स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। देन डेमोक्रेटिक, मतलब ऐसी कंट्री जहां पे क्या है, जनता के बिहाफ के ऊपर कुछ लीडर्स चुने जाएंगे जो जनता के लिए काम करेंगे। देन रिपब्लिक, ऐसी कंट्री जिसका हेड क्या है, कोई किंग क्वीन नहीं होगा, कौन होगा, एक इलेक्टेड पर्सन, और वो हमारे देश के केस में कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। एक बार सोवरेन और सोशलिस्ट और सेकुलर जो बराबर बात है। सोवरेन का मतलब क्या होता है, ऐसी कंट्री जिसके ऊपर किसी बाहर की कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आजादी से पहले हमारी कंट्री के ऊपर यूके का कंट्रोल हुआ करता था। यहां पे जब हम आजाद हो गए हैं तो आजाद होने का मतलब क्या है कि आप अपने अंदरूनी बाहरी फैसले सारे खुद लोगे, कोई आपको नहीं बताएगा आके। सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब होता है ऐसी कंट्री जहां पे किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया का धर्म है हिंदू धर्म, सभी धर्मों को एक जैसा ट्रीटमेंट देना है, राइट। और सोशलिस्ट का मतलब क्या है, कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं सबके ऊपर किसका अधिकार होगा, जनता का। जनता मतलब जनता के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सरकार। जैसे फॉर एग्जांपल 1991 से पहले या 1991 1992 से पहले हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस वर सरकारी, मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स वर सरकारी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार किसका था, सरकार का। ये 1992 में जाके हम क्या करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बनते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट। सोशलिज्म बोलता है सब कुछ सरकारी होना चाहिए, जनता के कंट्रोल में होना चाहिए। कैपिटलिज्म बोलता है हर एक चीज प्राइवेट होनी चाहिए, प्राइवेट ऑनरशिप होनी चाहिए। इन दोनों का मिक्सचर हमारे देश में आया है 1991 1992 के बाद। उससे पहले हमारी कंट्री क्या थी, सोशलिस्ट, लाइक जैसे आज का चाइना है या रशिया है, राइट, ये चीज है। देन वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे इंडियन सिटीजन्स को क्या क्या प्रोवाइड करना है, सबसे पहले जस्टिस प्रोवाइड करनी है, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे। देन हमने लिबर्टी प्रोवाइड करनी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वॉरशिप। देखो जस्टिस का मतलब क्या है
कि जो जिसका अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन द वेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि अगर एक फीमेल काम कर रही, दिहाड़ी कर रही है, उसको 200 रुपए दिहाड़ी, मेल कर रहा है तो उसको 300 रुपए दिहाड़ी, ये नहीं कर सकते अगर वो सेम काम कर रही है तो। दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस। देन लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब होता है लिमिटेड फ्रीडम। अनलिमिटेड नहीं, फ्रीडम है लिमिटेड। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वॉरशिप का अधिकार है, किसी भी धर्म को पूजने का अधिकार है, लेकिन जब आप अपने धर्म को पूजोगे आपने एक चीज का ध्यान रखना कि किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। तो लिमिटेड फ्रीडम होगी ना, अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं है, लिमिटेड फ्रीडम है, तो वो आपने प्रोवाइड करनी है। इक्वालिटी को आपने प्रमोट करना है। इक्वालिटी किस चीज की? सबका समाज में रुतबा एक जैसा होना चाहिए, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। देन हमारे पास है प्रमोट अमंग देम ऑल। देन उसके बाद है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब जो देश के निवासी हैं आपस में भाईचारे की भावना से रहेंगे और देश को यूनिटी के साथ आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। सिंपल चीज है। देन उसके बाद लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे, मतलब 26 नवंबर 1949, क्या बोल रहे हैं कि इस दिन 26 नवंबर 1949 को वी हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस संविधान को क्या करते हैं? अपने आप को समर्पित करते हैं, मतलब देश का संविधान अडॉप्ट किया जा रहा है। तो प्रियम्बल में ये डेट बताई गई है कि किस दिन आपका संविधान अडॉप्ट हुआ है। अब प्रियम्बल के बारे में लिखो कि प्रियम्बल क्या चीज होती है, लिखो इसके बारे में। क्वेश्चन था जो ये रशिया है आज का, वो अभी भी पूरी तरह सोशलिस्ट है। हाँ, देखो आज के टाइम पे एज सच प्योर सोशलिस्ट या प्योर कैपिटलिस्ट कोई भी नहीं है। ज्यादातर इकोनॉमीज आपकी मिक्स्ड है। किसी में ये हो सकता है कि 10% सोशलिज्म है, 90% कैपिटलिज्म है। किसी में ये होता है कि 10% कैपिटलिज्म है और 90% सोशलिज्म है। प्योरिटी किसी चीज में नहीं होती है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो। तो प्रियम्बल के बारे में लिखो कि प्रियम्बल होता क्या है। तो लिखना प्रियम्बल इज इंट्रोडक्शन, कॉमा इंडेक्स, कॉमा कंटेंट, कॉमा आइडेंटिटी कार्ड of the constitution. Preamble is introduction, comma index, comma content और identity card of the constitution. देखो सिंपल चीज है। जब मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया तो आपको क्या समझ आया कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में सेकुलरिज्म है, हमारे देश में सोशलिज्म है, हमारे देश में फ्रेटर्निटी है, हमारे देश में जस्टिस है, इक्वालिटी है, ये सब समझ आया। मतलब हमारा संविधान इन सब चीजों के बारे में बात करता है। आपको एक ओवरव्यू मिल गया, डिटेल नहीं आपको पता, डिटेल नहीं अभी हमने पढ़ी कि जस्टिस कैसी जस्टिस। मैंने सिर्फ आपको यह बताया कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस होनी चाहिए। वो जस्टिस कैसे प्रोवाइड की जाएगी वो चीज अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है। तो मतलब ये सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कंप्लीट डिटेल्स हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसके बारे में फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी टाइम हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे।